अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 49 लेक्चर नंबर 16 लेक्चर 16 का पार्ट बी। अब हम पढ़ेंगे सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन। सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन, डेफिनेटली दिस इज एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो वर्ड शेयर है इसका सिंपल मतलब ये निकलता है, मतलब यहां से मैं सिंपल नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ कि सबसे आसान मतलब इसका है चेंज ऑफ शेप, शेप का बदल जाना। अब वो कहता है सिंपल शेयर इज डिफाइंड बाय द इक्वेशंस। पहली बात है कि जो अगली स्लाइड है उसके ऊपर हम इनकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ये इक्वेशंस क्या शो कर रही हैं। एक तो है ना इज डिफाइंड बाय, तो एक्सेप्ट कर लो, एक तो ये तरीका होता है, वो हो जाता है प्योर मैथमेटिकली। अप्लाइड मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनी है। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आ रही होगी, गैमा। और सारा रिकॉल कर रहे हैं, जब आपने इलास्टिक डिफॉर्मेशंस का टॉपिक शुरू किया था तो आपने कहा था कि जो कैपिटल एक्स है वो पोजीशन वेक्टर होता है एक पार्टिकल p, एंड दैट पार्टिकल p इज द पार्ट ऑफ द कंटिन्यूम बॉडी इन द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन या अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन, और उसके कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल x3। फिर आफ्टर डिफॉर्मेशन वही वो जो आपके पास पार्टिकल p है या पार्ट ऑफ द कंटिन्यूम बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है स्मॉल x, उसके कंपोनेंट्स होते हैं स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3। ये आपस में लिंक हुए हैं, इस तरह से आपस में लिंक हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर गैमा जीरो हो जाए फिर तो फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब गैमा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यही जो गैमा साहब है ना, ये जो कांस्टेंट है, यही अमाउंट ऑफ शेयर है। मजीद आगे क्लियर होगा, यही अमाउंट ऑफ शेयर है। यहां से देख लें, अगर गैमा को जीरो करें फिर तो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रही। ये तो पहले दोनों सेम है, ये भी सेम हो जाएंगे अगर गैमा जीरो हो जाए तो। लेकिन गैमा आमतौर पे यहाँ पे जीरो नहीं लिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे डिफॉर्मेशन ही नहीं है। गैमा इज इक्वल टू जीरो तो बहुत स्पेशल केस होगा। और ये जो टेंजेंट इनवर्स गैमा है ना, इसके बारे में लिखा हुआ है इज द shear angle of the directions E1 E2। ये मैं होपफुली अगली स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। आगे जो लिखा हुआ है ना, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब फिगर आगे चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें आगे भी लिखी हुई हैं, तो आगे जाते हैं, फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये लें जी, स्टार्ट यहां से करें। देखें जो सिंपल आपके होता है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हमने जो है ये लिया हुआ था कि आपके पास जो डिफॉर्म्ड सिचुएशन है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, अनडिफॉर्म्ड में कौन से हैं। अनडिफॉर्म्ड में आपने कहा था कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल x3, और जो डिफॉर्म्ड था आपके पास उसमें स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3। तो ये है तो असल में आपके पास एक्स एक्सिस ही, लेकिन ये है कि ये स्मॉल x1 और कैपिटल x1 ये आपस में कोइंसिडेंट है, ये हमने ले लिए थे, हमने कहा था बेसिस जो है कोइंसिडेंट है। इसी तरह से आपने स्मॉल x2 और कैपिटल x2 इनको भी कोइंसिडेंट लिया था। मैं इक्वल नहीं कह रहा, ये ध्यान रखें जरा, ऐसा ना हो कि दिमाग में आ जाए इक्वल है, इक्वल है फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोइंसिडेंट का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। एक्सिस कोइंसिडेंट है, या ये कह सकते हैं कि जब आपके पास बॉडी जो थी अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में थी, या आपके पास जब बॉडी थी डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में, तो जारी बात है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस थे वो सेम ले लिए थे। चले अब यहां से आपके दिमाग में आ गया होगा, यानी कि स्मॉल e1, स्मॉल e2, स्मॉल e3 वही थे जो कैपिटल e1, कैपिटल e2, कैपिटल e3, इस तरह से मैंने किया हुआ है। ये है, लेकिन ये नहीं कि दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब यहां से देखें, ये ऐसा ऐसा हम आगे जाते हैं। अब रिकॉल करें कि ये थी जी आपके पास रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, जो डॉटेड है, ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास थी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन या अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या सिचुएशन बिफोर, सिचुएशन कह लें, कॉन्फ़िगरेशन कह लें बिफोर डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जी डिफॉर्मेशन हो गई, आपने यहां से मारी पुश, यहां से धक्का मारा, और ये है जी अब आपके पास, देखें कर्सर कहां पे जा रहा है, ये अब आपके पास है जी करंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि पैरेललोग्राम है। ये है आपके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि पैरेललोग्राम है। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है जी वो पॉइंट जो मैं कह रहा था पार्ट ऑफ द बॉडी है, और ये मैं कहता हूं कि ये आपके पास है अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में, जब आपके पास डिफॉर्मेशन नहीं हुई, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है कैपिटल एक्स है विद रेफरेंस टू कैपिटल ओ, ठीक है जी। और जाहिर पता है जब कैपिटल एक्स है तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल x3। अब जब इस पॉइंट को पुश पड़ी या सारी बॉडी को पुश पड़ी, ये धक्का लेके अच्छे चला गया, ये धक्का लगा इसको और ये यहां पहुंच गया। और अब इसी पॉइंट का जो कि स्टिल पार्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूम बॉडी, वही वाला पार्ट जो यहां से यहां पहुंचा है, इसका आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा स्मॉल x, और उसी ओरिजिन कैपिटल O के लिहाज से होगा, ठीक है जी। अब वो समझ लें कोइंसिडेंट क्या था। कोइंसिडेंट ये था, जैसे कैपिटल X जो है इसको लिखा जा सकता है कैपिटल x1 e1 प्लस कैपिटल x2 e2 प्लस कैपिटल x3 e3। स्मॉल x को लिखा जा सकता है स्मॉल x1 e1 प्लस स्मॉल x2 e2 प्लस स्मॉल x3 e3। ये जो e1 e2 e3 है ना, दोनों केसेस में सेम है, ये था असल में।
और ये चीजें अब टिप्स से होनी चाहिए, ये चीजें पहले हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि अब आपके पास आ गई है करंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, तो अब पोजीशन वेक्टर बनता है आपके पास स्मॉल एक्स। अब जरा हम इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी एक तरफ रखें, इसकी बातें मैं कर रहा हूं। पहले जो इजी है वो, सबसे पहले तो ये इजी है, थर्ड डायरेक्शन में तो हो ही कुछ नहीं रहा। देखें ये आपके पास बन जाती है एक तरह से एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास बन जाती है जी वाई डायरेक्शन, बेशक आप इसको x1 डायरेक्शन कह लें, इसको x2 x3 डायरेक्शन जो कि z डायरेक्शन होगी, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। उस डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो इसलिए ही यहाँ पे बराबर आ गया। या आप ये कह सकते हैं जी के ऊपर की तरफ जितना भी है ना बॉडी, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, जो ऊपर की तरफ बॉडी है उसको फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है जी, यानी कि कैपिटल x3 जो था और स्मॉल x3 बराबर है, थर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो सेम आ गए। लेकिन अगर ये जरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो ये यहां से पता लग जाएगा, ये देखें ये भी तो सेम है। इसका क्या मतलब है, पहले ढूंढें व्हाट इज कैपिटल x2। मैंने कहा था जी ये जो आपके पास कैपिटल x पोजीशन वेक्टर है, इसका कंपोनेंट है कैपिटल x2। होता क्या है, होता आपके पास ये है, ये जो आपके पास है जिसको y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, लेकिन ये जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस देता है, मतलब आपके पास ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये जो x2 एक्सिस है, ये आपके पास डिस्टेंस देता है फ्रॉम द x1 एक्सिस। अब बेशक छोटा x1 हो या कैपिटल x1 हो, यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 यूनिट में ऊपर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास कैपिटल x2 क्या होगा, बल्कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैं 1 यूनिट ऊपर आ गया तो यहाँ पे कैपिटल x2 क्या होगा 1, क्योंकि 1 यूनिट में ऊपर आ गया हूं, तो ये डिस्टेंस दे रहा होता है, इसलिए एग्जैक्टली x1 एक्सिस पे x2 हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे देख लें यही बनता है ना फिर कैपिटल x2, कैपिटल x2 यही बनता है। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या बनता है कैपिटल x1 एक्सिस से कैपिटल x2। अब जरा इसका देखें, इसका डिस्टेंस क्या बनता है, बराबर है दोनों। हाँ, इसको मैंने क्यों स्मॉल x2 लिखा हुआ है, इसलिए कि ये स्मॉल x के लिहाज से, इसको मैंने क्यों कैपिटल x2 लिखा हुआ है, इसलिए कि कैपिटल x के लिहाज से। ये वाला कंपोनेंट जो था स्मॉल x का था, यहां से देख लें, ये वाला कंपोनेंट जो था वो कैपिटल x का था, वो यहां से देख लें, लेकिन दोनों लेंथ सेम है। जब दोनों लेंथ सेम है इसलिए सेम आ रहा है, अब तो पता लग गया होगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, थर्ड डायरेक्शन में तो वैसे ही आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने का मतलब वहां कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये सेम है। थर्ड डायरेक्शन होगी हाइट, ठीक है जी, बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन हाइट सेम है। चलें ये तो मैं बता ही दिया, वो तो मेरी आदत ने बता देना, बहरहाल ये वाली चीज है। अब यहां तक अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया है, इन दोनों क्वेश्चंस का पता लग गया है, अब जरा देखते हैं जी कौन सी वाली क्वेश्चन, ये वाली, यही तो है असल चीज, इसी में तो चेंज आ रही है। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं व्हाट इज कैपिटल x1। कैपिटल x1 जो आपके पास है, या ये कहना चाहिए जो x कोऑर्डिनेट है वो वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस देता है, इसलिए एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस पे ये होता है 0। ये बनता है जी कैपिटल x1। इस पॉइंट का डिस्टेंस तो कैपिटल x1 है, लेकिन फिर इसका क्या होगा, यहां पे देखें ये होगा स्मॉल x1। साफ नजर आ रहा है कैपिटल x1 स्मॉल x1 बराबर नहीं है, बल्कि स्मॉल x1 बड़ा है। और वो जो बड़ा होने वाली बात है ना, ये देखें स्मॉल x1 जो कि ये लिखा हुआ है, कैपिटल x1 जो कि ये लिखा हुआ है, और ये बनता है कैपिटल x1 प्लस दिस वन, व्हाटएवर दैट इज, वो ये निकाली, इसको समझने की कोशिश करना है, ये निकाली हुई है, यानी कि कैपिटल x2 टेंजेंट ऑफ θ1। अब ये कैसे निकाला है, ये जनरल शिफ्ट है। जनरल शिफ्ट से मैंने फिक्स नहीं किया होगा यहाँ पे इतनी है यहाँ पे इतनी है, ये जनरल शिफ्ट है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुई है वही यहाँ पे लिखी हुई है, कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखें व्हाट इज टेंजेंट ऑफ θ1। हो है आई मेट्रिक का मैसिर हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, वही पुरानी चीजें तो यूज होती है ना, वही तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है तो एडवांस मैथमेटिक्स इज नथिंग। आहो मान लो मेरी गल। बहरहाल tan θ1 निकालें, वो आपके पास बनता है जी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए बी कह रहा हूं मैं, इसका नहीं मुझे पता, परपेंडिकुलर ये ए बी ओवर बेस, बेस ये बनता है। और जो जनरल लेंथ बेस की बनती है, क्योंकि ये x2 एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ बन जाएगा कैपिटल x2, ये चीज बन जाएगी आपके पास। आप कहेंगे जी स्मॉल x2 क्यों नहीं लिया, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। देखिए लॉजिक है ना, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। लेकिन यहां से एक बात नजर आ गई, ये जो ए बी साहब है ये बन जाते हैं कैपिटल x2 टेंजेंट ऑफ θ1। तो अब हमने यही करना है यहाँ पे, ये ए बी जो है कैपिटल x2 टेंजेंट ऑफ θ1, वो ये वाली चीज आ गई, यानी कि ये वाली चीज। तो स्मॉल x1 आ गया कैपिटल x1 विच इज दिस वन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस दिस वन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज आ गई। अब मसला लग गया व्हाट इज टेंजेंट ऑफ θ1। अब देख लें फिर मेट्रिक का ही आने लगा मैथमेटिक्स। मेट्रिक के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि एंगल डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म्स। इसका क्या मतलब है कि भाई ये आर्म्स है, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है जी। अब बेशक मैं यहाँ बैठ जाऊं यहां तक और यहां तक, तब भी ये एंगल θ1 ही है। मैं यहाँ चला जाऊं यहाँ या यहाँ, तब भी एंगल θ1 ही है। तो ये देखें अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, फिर से किया हुआ है, कहता फ्रॉम फिगर एट
कैपिटल X2 इज इक्वल टू 1। व्हेन वी से कैपिटल X2 इज इक्वल टू 1, देखें यहाँ पे कहाँ पे है, ये है जी, ये है जी 1, E2 ये 0 नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कैपिटल X2 1 है, यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट तो वैसे ही 0 होता है, तो कैपिटल X2 यहाँ पे 1 है। अब अगर मैं ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, देखें जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर आप निकालते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा 1, निकाला हुआ है कहीं, है कटे भाई, ये भी आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ले लें, ये देखिए मैथमेटिक्स जब कॉम्प्लिकेटेड हो ना तो सिंपल करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। वो कहता है कि जहां पे कैपिटल X2 एग्जैक्टली 1 है वहां पे शिफ्ट गैमा है, मतलब कि वहां पे ये वाला हॉरिजॉन्टल शिफ्ट गैमा है, ठीक है जी, यहां उसने गैमा लिया हुआ है। तो यहां पे कहता है टेंजेंट थीटा 1 क्या होगा, ये होगा जी परपेंडिकुलर जो कि गैमा है डिवाइडेड बाय बेस, और बेस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्योंकि कैपिटल X2 1 है, तो ये चीज आ गई गैमा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 आ गया गैमा, तो अब ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 है इसको गैमा से रिप्लेस किया गया है, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब देखें पिछली स्लाइड पे यही वाली लिखी हुई थी, कैपिटल X1 प्लस गैमा टाइम्स X2, तो ये वाली चीज आपके पास आ रही है। और दूसरी एक और चीज भी देख लें कि कैपिटल X2 जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देख लें डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है, डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है, या ये शिफ्ट ज्यादा होती चली जा रही है। इधर X2 साहब हुए 0, कैपिटल X2, तो ये देख लें ऑरिजिन के ऊपर ही है सेम, उधर स्मॉल x1 भी आपके पास 0 ही है, कैपिटल X1 या कैपिटल X2 स्मॉल x1 स्मॉल x, सारी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इक्वल है। बहरहाल अब उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि 3 इक्वेशंस, दिस वन दिस वन दिस वन, पीछे लिखा था डिफाइंड बाय, अब आपको पता लग गया होगा ये कैसे आ रही हैं। हाँ, अब हो सकता है कि अगली स्लाइड पे कुछ लिखा हो जो कि मैंने यहाँ जिक्र खैर नहीं किया हुआ, या अगली स्लाइड पे नहीं भी लिखा तब भी यहाँ से समझ लें। यहाँ पे अब डायग्राम आपको समझ आनी चाहिए, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मिस हो गई होगी। ये आपको पहले पता है, ये बेसिस वेक्टर है और ये आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए इसके अलोंग ड्रॉ हुआ है। E2 तो यहाँ पे शो ही किया हुआ है, ये बनता है E2, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है, या कैपिटल X2 स्मॉल x2 एक्सिस, इसको कर लें आप यूनिट वेक्टर अलोंग कैपिटल X1 स्मॉल x1 एक्सिस। अब इसमें से मेरा कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिसिंग है। हाँ, गैमा उसने लिखा है अमाउंट ऑफ शेयर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ दिया है। पिछली स्लाइड पे एक चीज लिखी थी, उन्होंने कहा था टेंजेंट इनवर्स ऑफ गैमा, ये देखें ये निकल आया यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो है ये देखें टेंजेंट ऑफ थीटा 1 जब गैमा था तो थीटा 1 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स गैमा, ये थीटा 1 टेंजेंट इनवर्स गैमा है, और इसी को उसने कहा था एंगल ऑफ शेयर। अब एंगल ऑफ शेयर जो था ना आपके पास, एंगल ऑफ शेयर ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेक्चर नंबर 14 स्लाइड 3, लेक्चर नंबर 14 स्लाइड 3 पर इंट्रोड्यूस हुआ था। और अब मैं जुबानी बोलने लगा, वहां पे ये था कि 2 लाइन एलिमेंट्स हैं, एक है आपके पास जी कैपिटल dx1, एक है जी कैपिटल dx2। अब ये वेक्टर्स ही हैं, इनके दरमियान एंगल आपने कहा था चलें जी थीटा r ले लें विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर डिफॉर्मेशन आपने कहा था ये बन जाते हैं स्मॉल dx1 स्मॉल dx2, फिर हमने कहा था एंगल ले लें उनके दरमियान थीटा t, तो जो थीटा r माइनस थीटा t था ना, दोनों का डिफरेंस, वो था एंगल ऑफ शेयर, वो था एंगल ऑफ शेयर। अब पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ था कि ये एंगल ऑफ शेयर बनता है ऑफ द डायरेक्शंस, कौन कौन सी, E1 E2। अब यहाँ पे देखें बिफोर डिफॉर्मेशन E1 E2 के दरमियान एंगल क्या था, साफ नजर आ रहा है 90 डिग्री था, होता ही 90 डिग्री है, E1 E2 होता ही 90 डिग्री पे है। लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन अब क्या एंगल है, अब यहाँ पे देख लें, इस चीज में नहीं होना कि ये तो E2 यहाँ पे था, अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये था जी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वन, ठीक है। अब ये इधर कहीं पहुंचा हुआ है जो कि यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, अभी भी यूनिट वेक्टर ही है, यहाँ कहीं होगा, लेकिन अब ये इसके लॉन्ग है, तो अब जो नया एंगल बनेगा ना E1 एंड न्यू E2, मैं न्यू E2 कह रहा हूँ जो कि यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ, वो ये बनेगा। देखें कर्सर मेरा कहाँ जा रहा है, अब बताएं जब ये 90 डिग्री है, देखें कर्सर कहाँ पे है, 90 डिग्री में से ये वाला माइनस करेंगे तो यही बनता है ना। ये ले मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तब क्लियर होगा जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे एंगल ऑफ शेयर लेक्चर नंबर 14 स्लाइड 3। और मैं से एक बात बताऊं, ये वाली जो डायग्राम है ना, या ये सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन है, ये भी मैंने एक पिछली एक्सरसाइज में कहीं दिया हुआ है, बता दूं, असाइनमेंट नंबर 3 लेक्चर बता दूं, लेक्चर नंबर 9 क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 मजीद बता दूं, बुक पेज 59 एग्जाम्पल 2.1, बुक पेज 59 एग्जाम्पल 2.1। और जिन लोगों ने वहीं उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा उनको ये मजीद पता लग गया होगा। और क्योंकि देखिए मेरी जो असाइनमेंट्स होती हैं मैं ऐसी दे रहा होता हूं कि जिससे आगे के लेक्चर्स आप ज्यादा आसानी से समझ सकें। तो बुक का जो पेज 59 है उस पर एग्जाम्पल 2.1 वो यही है। तो अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि इस डिफॉर्मेशन में हो क्या रहा है,
आपने देख तो लिया था पीछे कि एक आपके पास था छोटा सा, मैं यूं बता रहा हूं, मैं छोटा बता रहा हूं, रेक्टेंगल था, बन गया था पैरेललोग्राम। असल में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और डिफॉर्मेशन होने के बाद इस तरह से बन गया। डिफॉर्मेशन होने के बाद इस तरह की उसकी शेप बन गई है, ठीक है जी। और हर यूनिट यहां पे अगर उसका रेक्टेंगल था तो डिफॉर्मेशन के बाद बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा, अब यहां से पढ़ते हैं। कहता है इन दिस डिफॉर्मेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये है जी रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, ये करंट, ये डिफॉर्मेशन का, ये सारा पीछे से आ रहा है। ये आपके पास अनडिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म्ड। वो कहता है सर्टन लाइन एलिमेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन डायरेक्शन। कहता है हॉरिजॉन्टल वंस इन द फिगर, ये देख लें, ये हॉरिजॉन्टल था, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल है, ना इसकी डायरेक्शन में चेंज आई है ना इसकी लेंथ में चेंज आई है। इसको देखें हॉरिजॉन्टल, ये अभी भी वैसा ही है, ना इसकी लेंथ में चेंज आई है ना इसकी डायरेक्शन में चेंज आई है। इसको देखें, ये हॉरिजॉन्टल था, ये यहां से भी वही है, ना इसकी लेंथ में चेंज आई है ना इसकी डायरेक्शन में। सेम इज ट्रू फॉर दिस वन, ये देखें जहां कर्सर जा रहा है, सेम इज ट्रू फॉर दिस वन, जो कर्सर जा रहा है, सेम इज ट्रू फॉर दिस वन। बल्कि यहां तो थोड़े से ड्रॉ किए हुए, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स हैं आफ्टर डिफॉर्मेशन, ना उनकी लेंथ में चेंज आई है और ना ही उनकी डायरेक्शन में चेंज आई है, इसलिए इसको कहते हैं जी सिंपल शेयर। फिर से देख लें, in this deformation of a rectangular block certain line elements remain fixed in direction, the horizontal ones in the figure, ये देख लें horizontal ones सारे बता दिए मैंने, in the figure as well as length में भी और direction में भी horizontal ones को फर्क नहीं पड़ रहा, that's why it's called simple shear as shown below। ये तो ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम शुरू होगी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये होती क्या, सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है जी। ये सिचुएशन बन गई है। और देखें जो पीछे इक्वेशंस लिखी हुई थी ना, जिसमें लिखा हुआ था कि स्मॉल x2 कैपिटल x2 में फर्क नहीं है, वो भी इस चीज का सबूत है कि हॉरिजॉन्टली फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आप कहेंगे जी है वो तो वर्टिकल होता है, भाई वर्टिकल आपको क्या बताता है, वर्टिकल आपको डिस्टेंस बताता है, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला सेम है ना, फर्क तो नहीं पड़ रहा। मैं ये देखें, इसकी इस डिस्टेंस, स्लांट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। हाँ, हॉरिजॉन्टल आपको क्या बताता है, अच्छा हॉरिजॉन्टल आपको क्या बताता है, स्मॉल x1 कैपिटल x1, वो क्या बताते हैं, तो वो मैंने आपको कहा था जो आपके पास स्मॉल x1 या कैपिटल x1 वो आपको डिस्टेंस बता रहे होते हैं फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस ये जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस ये जा रहा है, और ये देखें यहां तो बिल्कुल उसके साथ साथ है। अब इसी लाइन को देख लें जहां मेरा कर्सर जा रहा है, इसका डिस्टेंस तो वर्टिकल एक्सिस से हो गया 0, लेकिन अब यहां पे जब जा रहा है, ये देखें जब यूं जा रहा है, तो अब यहां पे देख लें इस पॉइंट का, 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 एक्सेप्ट द ओरिजिन, सबका जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस अब 0 नहीं है, फर्क पड़ गया। इसी वजह से स्मॉल x1 कैपिटल x1 जो थे वो सेम नहीं थे। ये मैंने दोबारा बताया। आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले कहता है फाइंड द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। अब देख लें डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस हुआ था लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 3, इंट्रोड्यूस हुआ था लेक्चर नंबर 12 स्लाइड नंबर 3। ये देखिए मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर डायरेक्टनेस को जंप मारे, ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा लें, लेकिन पिछले से रिवाइज कर लें, उसको समझ लें, फिर ही इसका पता लगना है, वरना ये मुसीबत आ जानी कि ये क्या सारे का सारा आ गया। चले अब आगे चलते हैं। ये लें जी, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर के कंपोनेंट्स यही थे। असल में हम कहते थे जो स्मॉल एक्स आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आपके पास थी क्वेश्चंस, यही थी ना। तो अब यहां पे देख लें, ये होती रो, ये होता कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाली एंट्री आप इसको यूं पढ़ लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल x1 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x1, ये 1 एंट्री है। तो देखें स्मॉल x1 का जब कैपिटल x1 से करेंगे तो आपको पता है कि कैपिटल x2 तो हो जाता है कांस्टेंट, इसका आ जाएगा 1, ये लिखा हुआ है, ये बन जाता है आपके पास 1 2, यानी कि पार्शियल स्मॉल x1 ओवर पार्शियल कैपिटल x2। तो अब यहां पे देख लें, ये x1 है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब कैपिटल x2 से निकालेंगे तो गैमा आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, गैमा ये आ गया। फिर आता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल x1 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x3। कैपिटल x3 यहां पे है ही नहीं, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ कैपिटल x3, इसलिए अंडा। अब इस पे आ जाए, ये तो देखें साफ नजर आ रहा है, ये तो है ही दोनों सेम। तो इसका मतलब कि जब आप स्मॉल x2 का डेरिवेटिव लेंगे कैपिटल x2 के लिहाज से वो आ जाएगा 1, जब कैपिटल x1 के लिहाज से लेंगे वो आ जाएगा 0, जब कैपिटल x3 के लिहाज से लेंगे वो भी आ जाएगा 0। इसको भी देख लें, दोनों सेम है ना। तो जब स्मॉल x3 का आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x1 का फंक्शन नहीं है, 0। इस तरह से जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे कैपिटल x2 के लिहाज से वो भी 0।
जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे कैपिटल X3 के लिहाज से तो ये 1। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। और फर्दर देख लें, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है। वो कहता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका 1 है, डिटर्मिनेंट तो इसका निकालना आता है ना आपको। यहाँ पे 1 लिखते हैं तो दिस माइनस दिस, ये 1 हो गया। तो ये जो चीज आपके पास आती है, लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन इज आइसोचोरिक, ये सारा देखें पीछे से आ रहा है। ऐसी डिफॉर्मेशन जिसमें आपके पास जो है डिटर्मिनेंट 1 होता है उसको कहते हैं आइसोचोरिक। असल में तो ये होती है वॉल्यूम प्रिजर्विंग, ये होती है वॉल्यूम प्रिजर्विंग। लेक्चर 13 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेक्चर 13 में। बहरल डिटर्मिनेंट आपने निकाला, यहाँ पे 1 लिखा, दिस माइनस दिस, बस यही एंट्री आ रही है, क्योंकि इसको लिख भी लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस दिस 0। तो यहाँ पे देख लें डिटर्मिनेंट इसका 1 है और ये मैट्रिक्स फॉर्म है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर की। तो आपके पास क्या चीज आ गई, आपके पास आ गया डिफॉर्मेशन क्या, आइसोचोरिक, वॉल्यूम प्रिजर्विंग। आगे कहता है प्रूव दैट सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन इज होमोजेनियस। अब आप कहेंगे ये क्या आता जा रहा है, देखिए होमोजेनियस मैंने एक असाइनमेंट के अंदर पूछा था, बता दूं, चलो। लेक्चर नंबर 12 असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट वहां पूछा था। और वहां हमने यही वाली बात की थी कि होमोजेनियस तब होती है जब डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर इंडिपेंडेंट हो जाता है कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3। अब यहां पे आपको नजर आ रहे हैं कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये तो हो गया जी प्योर मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल X3। लेकिन असल मतलब क्या होता है, असल मतलब यही होता है कि वहां भी देखिएगा, मैं वैसे आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि आपका जो लेक्चर नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सेकंड पार्ट असाइनमेंट नंबर 4, वहां मैंने कहा था कि जिस तरह से छोटा सा पोर्शन डिफॉर्म होता है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी भी वैसे ही डिफॉर्म होती है। और ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया कि छोटा सा पोर्शन जैसे डिफॉर्म होता है सारी बॉडी वैसी होती है। देखें पिछली स्लाइड पे जाके देख लीजिएगा, मैं नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। पिछली स्लाइड पे जाके देख लीजिएगा, हर यूनिट बनाया हुआ था हमने रेक्टेंगल, डिफॉर्मेशन के बाद हो गया था पैरेललोग्राम। और ओवरऑल भी देख लीजिएगा, वो सारे का सारा जो बड़ा सा रेक्टेंगल था जिसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल थे, बाद में किस शक्ल का बन गया था, ओवरऑल भी पैरेललोग्राम ही था। तो छोटे छोटे यूनिट भी आपके पास अगर रेक्टेंगल्स थे तो पैरेललोग्राम बन रहे थे, बड़ा एक यूनिट अगर हम उसको रेक्टेंगल लें तो पैरेललोग्राम ही बन रहा था। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब कहता है व्हेन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, 1-2 प्लेन का मतलब है XY प्लेन। तो फिर ये बन जाएगा जी आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का मैट्रिक्स फॉर्म। देखें रट्टा नहीं लगाना, कुछ रट्टा लगाते हैं, अच्छा जी इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। देखें इसी में तो इन्वॉल्वमेंट हो रही थी कैपिटल X3 की। यहां पे आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे स्मॉल x1 का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X3, यहां आप डेरिवेटिव ले रहे थे स्मॉल x2 का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X3। यहां भी यही हालात थे, यहां भी यही हालात थे। और यहां पे देख लें, ये तो आपके पास डेरिवेटिव भी स्मॉल x3 के थे, ये वाला ये वाला ये वाला। तो जहां जहां स्मॉल x3 या कैपिटल X3 इन्वॉल्व है उसको छोड़ दें, बिकॉज दे वर इन द थर्ड डायरेक्शन, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये वाले जो केस बनते हैं, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या था, स्मॉल x1 का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X1, तो 1-2 प्लेन में आया। स्मॉल x1 का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X2, 1-2 प्लेन में आया। स्मॉल x2 का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X1, क्या चीज, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये भी 1-2 प्लेन में आया। स्मॉल x2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X2, ये भी 1-2 प्लेन में आया। तो ये बन गया जी आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। अब वो कहता है फाइंड द राइट कॉची डिफॉर्मेशन टेंसर, जो कि था F ट्रांसपोज इनटू F। इसको हमने यूज स्केल भी लिखा हुआ था। ये कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 7, लेक्चर नंबर 14 स्लाइड नंबर 7। अब देख लें अगली स्लाइड पे किया हुआ है, यहां पे मैं सिर्फ बता देता हूं करना क्या है। ये मैट्रिक्स फॉर्म आई हुई है ना, हम इसकी भी मैट्रिक्स फॉर्म ही निकालेंगे, हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ही निकालेंगे। ये पहले वाले टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म टाइम्स द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द अगला टेंसर, मैं अगला टेंसर मैंने कह दिया, यानी कि टाइम्स द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ F, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर F। तो F की तो मैट्रिक्स फॉर्म ये बनती है। तो ट्रांसपोज लेना क्या मसला है, यहां पे देख लें, ये जो 1 गैमा आपके पास है इसको कॉलम बना दें 1 गैमा, इसको बना दें ये जो 0-1 जो रो है सेकंड, इसको सेकंड कॉलम बना 0-1, इसको सेकंड कॉलम बना दें 0-1। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये है जी मैट्रिक्स फॉर्म। आपने कहा था जी F ट्रांसपोज इनटू F, यही था ना F। अब तो यहीं से भी देख लें, ये जो फर्स्ट रो है ये देखें इसका कॉलम बना हुआ है, जो सेकंड रो है इसका कॉलम। अब मल्टीप्लाई करना तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू गैमा गैमा, गैमा इंटू 1 गैमा, गैमा इंटू गैमा, गैमा स्क्वायर प्लस 1, ये ले बन गया।
अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम ये है टू फाइंड द लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस। आप कहेंगे है या कि है अभी। देखें सिंपल रखा करें, असल में वो चाहता है कि जो ये तो यूज केयर है, जो यू है ना, मतलब है कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके यूज किया जाता है, जो यू है उसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। और लेग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सेस कहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे? इसी लेक्चर में, ए पार्ट में। ये तो बी पार्ट है ना, इसी के ही ए पार्ट में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अब यहां पे देख लें, आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं जी, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, वो ये लिखा हुआ है। अगर यू आई जो है आपके पास, ये आइगन वेक्टर है यू का, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा आई, तो ये चीज आती है। वो दोबारा आ जाता है आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद लेमडा आई। यहाँ आई और आई पे समेशन नहीं है। अगर दिमाग थोड़ा सा पजल हो रहा है तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वहां पे भी समेशन नहीं थी। लेकिन अब हम कैसे निकालें? यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो ना सही, यू स्क्वायर तो है ना। हम ऐसा करते हैं कि यू स्क्वायर के निकालने की कोशिश करते हैं। और ये देख लें, यहाँ पे यू स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे देख लें यू लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है यू टाइम्स यू आई, वही चीज है। लेकिन ये वाली जो चीज है दैट इज लेमडा आई यू आई, लेमडा आई बाहर चला जाएगा और यू टाइम्स यू आई, ये जो चीज आपके पास आती है ये आ जाएगा लेमडा आई यू आई, एक बार फिर ये आ जाएगा लेमडा आई स्क्वायर, यानी कि इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? लेमडा आई यू आई से। तो ये आ जाएगा लेमडा आई स्क्वायर यू आई। अब महल इस पे आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने लीनियर अलजेब्रा में भी किया था। लीनियर अलजेब्रा में भी किया था कि अगर यहाँ पे आप, उधर मैट्रिक्स थी, आपने कहा था जी मैट्रिक्स की पावर ले लें तो आइगन वैल्यू की पावर उतनी बढ़ जाती है, आइगन वेक्टर सेम रहता है ना, मजे की बात। तो आपने यू के निकालने हैं ना लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस, तो यूज करके निकाल लें, क्योंकि यूज करके भी वही होंगे। हाँ, आइगन वैल्यूज जो हैं, अगर यू की आपके पास लेमडा आई है तो यूज करके हो जाएगी लेमडा आई स्क्वायर। अब आसानी के लिए वो कहता है कि लेमडा आई को लेमडा लिख लेते हैं, ये अगले लेक्चर में क्लियर होगा क्यों लिखा है। लेकिन इसको रिकॉल कर लें, ये है जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्योंकि सीधी सी बात है, अब ये बन गई आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, और जब तक आपके पास आइगन वैल्यूज नहीं होंगी आइगन वेक्टर्स नहीं निकाले जा सकते। लीनियर अलजेब्रा में आपके पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, याद आ रहा है कुछ? लेकिन यहां जो आपके पास है ए नहीं है, यहाँ पे टेंसर का स्क्वायर है। और यहाँ पे देख लें आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा स्क्वायर है, क्योंकि यू स्क्वायर है। वैसे सीधी सी बात है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके ही हम करेंगे, वैसे सीधी सी बात है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म का जो डिटर्मिनेंट है उसी को ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड। ये अब मुलाकात दोबारा होगी लेक्चर नंबर 17 में, लेकिन देख लें आगे शायद रिक्वेस्ट की जा रही है कि सवाल है तो पूछ लें। लें जी, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये लीजिए, हैप्पी एंडिंग हो गई। ये लेक्चर नंबर 16 भी एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 17 में। अल्लाह हाफिज।